पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी चैप्टर सेकंड NCERT क्लास 12th बायोलॉजी, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। अब तक हमने पुष्प की संरचना, फिर उसके अंदर अगले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले उसको पढ़ा है। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए एक वीडियो था। फिर गत जो लेटेस्ट वीडियो था इससे पहले वाला वो पॉलिनेशन का था, परागण। तो जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं जो कि अपने आप में मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर 3 कोशिकाएं हैं। एक कोशिका तो है वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स हैं। 60% प्लांट्स में जो पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उनमें 2 ही सेल होती है। उन पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती है, एक सेल वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, यानी पराग कणों से पराग नलिका निकलती है, उस समय जो जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका, वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक बनाती है। तो इस प्रकार 3 कोशिकाएं पहुंचने के बाद बनती हैं 60% एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में। 40% पहले से ही लेकर रवाना होते हैं 3 कोशिकीय अवस्था। तो स्टिग्मा पर पहुंच गए, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होगा उसका हम लोग पढ़ेंगे। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक से आज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। पोलन ग्रेन वर्तिका तक पहुंच गए। वर्तिकाग्र किसकी? पिस्टिल की स्टाइल तक पहुंच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद ये ज़रूरी नहीं है पॉलिनेशन के दौरान कि सही प्रकार के पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचे हैं। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है विशेषकर ऑटोगेमी, उसमें तो हो गए उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर पहुँचने हैं और उनको किसी प्रकार के एजेंट्स की आवश्यकता भी नहीं है। तो वहाँ पे तो चलो ठीक है, पोलन ग्रेन जो पहुँचेंगे सही प्रकार के पहुँचेंगे। लेकिन जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जीनोगेमी होता है, वहाँ पे किसी ना किसी मीडियम की सहायता से कोई ना कोई मीडियम उनको पहुँचाता है, पोलन ग्रेन को पिस्टिल की स्टिग्मा तक पहुँचाते हैं, है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सही प्रकार के पहुँचे हैं। हो सकता है सरसों के वर्तिकाग्र पर जो मधुमक्खी आके बैठी है वो किसी दूसरे जाति के, सरसों के अलावा किसी दूसरे पौधे के परागकण लेके आई हो, या हवा में उड़ते हुए गेहूं के परागकण उड़कर सरसों के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए होंगे। तो दोनों अलग अलग जातियां हो गई। तो वहाँ पे सरसों के वर्तिकाग्र पर केवल कौन से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे? जो सरसों जाति गई हैं उसी के, है ना। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के पोलन ग्रेन ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस पर ही जर्मिनेट होंगे। तो ये तय कौन करता है कि वहाँ पे कई पोलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज़ के भी पहुँच गए हैं? ये तय कौन करेगा कि इसको जर्मिनेशन होना है, इसको जर्मिनेट नहीं होना है? किन किन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होना है, किन किन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं होना है, ये तय करता है पोलन ग्रेन और उस पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन। एक तरीके से बातचीत चलती है, उनके बीच में संवाद स्थापित होता है। ये इंटरेक्शन किन किन के बीच में होता है? पोलन ग्रेन के की जो एक्साइन है उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं और पिस्टिल की स्टाइल पर केमिकल कंपाउंड्स है। उन केमिकल कंपाउंड्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। यदि वो रिएक्शन सफल हो गई तब तो वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा। यानी कहने मतलब है कि इस पिस्टिल में ये योग्यता है
इस पिस्टिल में ये योग्यता है कि ये उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, एक्सेप्शन होगा यानी उसको स्वीकार कर लेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट किनको होगा? जो अयोग्य होंगे, इनकम्पेटिबल होंगे। इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन कौन से होंगे? अयोग्य या इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स कौन से होंगे? एक तो दूसरी जाति के, या फिर जिनमें स्व अयोग्यता की कंडीशन पाई जाती है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने पढ़ा था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि उनमें के बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जिनमें खुद के परागकण खुद के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो वो सब इनकम्पेटिबल हो गए। और जो खुद की जाति के हैं और दूसरे पादप से आए हैं वो सब के सब क्या होंगे? सुयोग्य या कॉम्पेटिबल प्रकार के होंगे। तो कौन से कॉम्पेटिबल है, कौन से इनकम्पेटिबल है, ये तय करने की जो रासायनिक क्रिया आपस में, उसी के लिए नाम क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आया है सब। ठीक है, अब इसको यदि जो पोलन ग्रेन सही प्रकार का है, कॉम्पेटिबल है, तो पिस्टिल उसे स्वीकार कर लेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसको जर्मिनेट होने की अनुमति दे दी जाएगी। अब जर्मिनेशन कैसे होगा? ये एक पोलन ग्रेन दिखाया गया है जिसमें दो सेल है। एक तो ये वेजिटेटिव सेल है और ये जेनरेटिव सेल है। और जेनरेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस है, जनन कोशिका, और ये ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब इसको जब ये कॉम्पेटिबल टाइप का है तो ये वहाँ पे जर्मिनेट होगा तो जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब बनाती है, उसमें आगे आगे रवाना हुआ ट्यूब न्यूक्लियस, और उसके पीछे जेनरेटिव सेल आती है और आकर दो स्पर्म न्यूक्लियाई, इसने लिखा है, हम कहेंगे दो मेल गैमेट्स बनाता है। किनमें? जिनमें पोलन ग्रेन 2 सेल कंडीशन में आए थे। दो कोशिका की अवस्था में जिनमें पोलन ग्रेन आए थे, वहाँ पे जनरेटिव सेल जब पोलन ट्यूब बनती है तब दो मेल गैमेट्स बनाती हैं। और जो 40% एंजियोस्पर्मी प्लांट्स है उनमें पहले से ही 3 कोशिकी होती है। तो ये होगा, ये पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के अंदर ग्रोथ करेगी। ठीक है, स्टाइल के अंदर, सॉरी, स्टिग्मा पर तो ये जर्मिनेट हुई और स्टाइल के अंदर ये अपनी ग्रोथ करेगी। तो स्टाइल की जो लंबी पतली गर्दनुमा है उसमें या तो पहले से रास्ता बनता जाता है, कुछ एंजाइम्स पैक्टिनेज वगैरह उनको गलाते जाते हैं, पोलन ट्यूब को रास्ता मिलता है, या फिर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनमें से होकर ये जा सकती है, आगे बढ़ती रहती है। लेकिन इनकी डायरेक्शन हमेशा ओवेरी की तरफ और ओवेरी में भी ओव्यूल की तरफ होती है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि ये एक प्रकार की कीमोटैक्सिस मूवमेंट है, यानी रसायन अनुचलन है। किसी केमिकल कंपाउंड जो सिक्रेट करते हैं ये ओव्यूल, और उसके अट्रैक्ट होकर ये उसकी तरफ गति करती रहती है। ठीक है, तो देखते हैं, ये बहुत सारे पोलन ग्रेन आए इधर, ये दिख रहे हैं 1 2 3 ऐसे कई सारे। जो सुयोग्य थे वो सब के सब जर्मिनेट हो रहे हैं। एक बड़ी पोलन ट्यूब दिखाई गई है, वो किस तरफ जा रही है? ओवेरी, ओवेरी के अंदर भी ओव्यूल के तरफ जा रही है। इस पोलन ट्यूब में आगे इस पोलन ट्यूब में सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होगा और उनके पीछे 2 मेल गैमेट होंगे। तो इन येलो कलर में मैंने मेल गैमेट्स दिखाए हैं, और आगे ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस किसको बोल रहे थे हम लोग? जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, जो अनियमित आकृति का है। ऐसा माना जाता है कि वो ओव्यूल में एंटर करने से पहले वो नष्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक पहुँचना था पोलिनेशन के बाद, और ओव्यूल के अंदर
पोलन ट्यूब के एंट्री से पहले तक की जितनी भी प्रक्रिया है, ठीक है, पोलिनेशन के बाद और पोलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने से पहले जितनी भी ये चेंजेस हुए हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हुई हैं, उन सब के लिए क्या नाम है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये ओव्यूल के अंदर कैसे एंटर करेगी? अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से ही ओव्यूल के अंदर एंटर करती है ज़्यादातर में, लेकिन कुछ पादपों में थोड़े थोड़े अंतर मिल सकते हैं। ठीक है, अपने एनसीईआरटी में तो सीधा यही है, मेन यही है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका, यही है पोलन ट्यूब का माइक्रोपाइल में से होकर, बीजांड द्वार में से होकर ओव्यूल में एंट्री, यानी बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से होना पोरोगेमी कहलाता है। कुछ पादपों में पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर क्लेजा में से होकर जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लेजोगेमी। और कुछ में जो पोलन ट्यूब पीछे से आती है वो इंटेगुमेंट को भेद कर अंदर जाती है, इंटेगुमेंट में से होकर जाती है, उसके लिए नाम आता है मीजोगेमी। तो 3 टाइप है, मेन जो है वो ये पोरोगेमी ही है, और एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है। पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है या फिर हायर स्टडीज़ में इन 2 का और उल्लेख है। ठीक है, तो ये अपने को ये कहना है कि ये ओव्यूल में माइक्रोपाइल में से होकर एंट्री करती है। अब ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या थी? एम्ब्रियो सैक, जिसमें सेल कितनी? 7, 3 माइक्रोपाइल की तरफ, 2 सिनर्जिड्स, एक उसके पीछे एक सेल, 3 एंटीपोडल्स क्लेजल पॉइंट की तरफ, एंटीपोडल सेल, और जो बचा हुआ जो भाग है पूरा, वो पूरा सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये वाली स्ट्रक्चर। अब चाहे पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर घुसी हो, चाहे वो इंटेगुमेंट में से, यानी चाहे मीजोगेमी वाला हो, चाहे क्लेजोगेमी वाला हो, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा कहाँ से एंट्री करेगी? माइक्रोपाइलर रीजन में से ही करेगी, और 2 में से 1 सिनर्जिड के अंदर एंट्री करेगी। कैसे? आगे देखते हैं। ये था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब एम्ब्रियो सैक में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कहा कि माइक्रोपाइलर एंड पर जो एग एपेरेटस है उसमें 3 सेल है, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल। 2 में से 1 सिनर्जिड पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, डीजनरेट हो जाती है, और जो डीजनरेट हो जाती है उसके फिलीफॉर्म एपेरेटस की सहायता से। फिलीफॉर्म एपेरेटस आपको जब हमने पॉलीगोनम टाइप फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर का हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, उस समय मैंने कहा था माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड्स जो है उनमें सेल वाल थिकनिंग पाई जाती है, कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है, सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। और ये माना जाता है कि पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री को गाइड ये फिलीफॉर्म एपेरेटस करता है। तो 2 में से 1 सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और जो डीजनरेट होगी उसके अंदर फिलीफॉर्म एपेरेटस की सहायता से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। ये देखो, ये सेंट्रल सेल दिख रहा है, ऊपर वाला हमने एंटीपोडल वाला नहीं दिखाया, ये एंटीपोडल और होंगे ऊपर, ये एंटीपोडल्स हो। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेल में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये एक सिनर्जिड दिखाया है, ये एक सेल दिखाया गया है। एक सेल, तो एक सेल का न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, ये सिनर्जिड जो अपने आप में डीजनरेट हो रही है, उसके अंदर ये पोलन ट्यूब अंदर घुस रही है,
पोलन ट्यूब में आगे आगे मेल गैमीट्स हो गए अब, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे रह जाएगा और वो भी डीजनरेट हो जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी। ठीक है, पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है उससे पहले पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी, या जिसको ट्यूब न्यूक्लियस कह रहे थे, वो भी डीजनरेट हो जाएगा। तो 2 मेल गैमीट, और ये फिलीफॉर्म एपैरेटस दिख रहा है ऐसे, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस की हेल्प से ये जो पोलन ट्यूब है किसके अंदर एंटर करेगी, सिनर्जिड के अंदर, एक सिनर्जिड के अंदर एंट्री करेगी। ठीक है, एंट्री करके अपने दोनों पोलन ट्यूब, दोनों मेल गैमिट्स को रिलीज़ कर देगी उस सिनर्जिड में। वो सिनर्जिड खुद तो हो गया नष्ट, खुद डिस्ट्रॉय हो गया, और दोनों मेल गैमिट कहाँ आ गए, उस सिनर्जिड के अंदर। उनमें से एक मेल गैमिट जाता है एक सेल को फर्टिलाइज करने के लिए, और दूसरा मेल गैमिट सेंट्रल सेल के अंदर जाता है, और उस मेल गैमिट के या जो न्यूक्लियस है वो वहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनको फर्टिलाइज करेगा, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, एक मेल गैमिट और एक सेल, मेल गैमिट का न्यूक्लियस और एग सेल का न्यूक्लियस, दोनों एन मिलकर जाइगोट न्यूक्लियस बनाएंगे, और जो सेल बनेगी उसको कहेंगे जाइगोट, सेल का नाम जाइगोट, जो 2n हो जाएगा, वो तो हो गया सिनगेमी। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूज़न को हम लोग सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन दूसरा मेल गैमिट और है यहाँ पे दूसरा मेल गैमिट का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई को, जो 2 पोलर न्यूक्लियाइज है उनके साथ में फ्यूज होगा। तो एक प्रकार से 3 न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमिट, दूसरे मेल गैमिट का न्यूक्लियस, 3 आपस में फ्यूज़ होकर एक न्यूक्लियस बना लेंगे। उस न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, PEN, पेन, ये पेन जैसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो कैसे है, उसकी उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने सेट, 3n हो जाएगा। एक पोलर न्यूक्लियाई का n, दूसरी पोलर न्यूक्लियाई का n, और तीसरा मेल गैमिट का n, तो 3n। 3 न्यूक्लियस उसमें आपस में फ्यूज़ होते हैं, इसलिए सेकंड प्रोसेस के लिए नाम आएगा ट्रिपल फ्यूज़न। तो एक टाइप से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण से इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन। ठीक है, 2 बार निषेचन, और ये 2 बार निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के अलावा किसी भी टाइप के प्लांट, चाहे वो जिम्नो हो, चाहे वो स्पर्म हो, चाहे टेरिडोफाइट्स हो, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो थैलोफाइट्स हो, किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। तो अगला टॉपिक अपना, जो इसी को हम लोग समराइज़ करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। इस डबल फर्टिलाइजेशन के जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो था नवास्चिन ने इसका डिस्कवरी की, और लीलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के प्लांट्स में इसने किया था, इसको खोजा था। और ये प्रोसेस केवल और केवल किस में मिलता है, एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में। तो एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं, फिर हम इसको लिख कर देखेंगे। देखो, ये पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का यहाँ तक पहुँचना पोलिनेशन, फिर इसका जर्मिनेशन होकर ओव्यूल के अंदर एंट्री करना, अब हो गया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। फिर ओव्यूल के अंदर ये देखो, ये दिख रहा है सिनर्जिड्स दिख रहे हैं, ये एक और ये दूसरा, ये बीच में ग्रीन कलर की एक सेल दिख रही है, ये सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, है ना, और ये 3 पीछे एंटीपोडल्स दिख रहे हैं। अब ये रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स, हम इनको मेल गैमिट्स बोल रहे हैं, मेल गैमिट्स ही बोल रहे हैं हम इनको। किसके अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, ये एक सिनर्जिड में हो रहा है। उनमें से एक मेल गैमिट किसको फर्टिलाइज करेगा, किसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा,
एक सेल के साथ में, ये रहा इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, ये ब्लू कलर का सेल थी, येलो कलर की, ब्लू कलर का इसमें अपने को इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये सेल दिख रही है अपने को ग्रीन कलर की एक सेल, और उसके अंदर ये पिंकिश कलर का क्या है उसका न्यूक्लियस। तो ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ हो रहे हैं, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो जा रहा है इन पोलर न्यूक्लियाइज की तरफ। तो ये यहाँ पे उसका न्यूक्लियस दिख रहा है दूसरे मेल गैमीट का, और ये दोनों दिख रहे हैं अपने को पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो पोर्शन है ये था सेंट्रल सेल, और ऊपर ये तीन कौन थे, एंटीपोडल्स। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। थ्री एन, न्यूक्लियस का नाम है पेन। जबकि जो सेंट्रल सेल है वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी पीईसी में, सेंट्रल सेल बदल जाएगी पीईसी में, और ये एक सेल कन्वर्ट हो जाएगी जाइगोट में। एक सिनर्जी, दोनों सिनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये पीछे जो एंटीपोडल्स है ये भी अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अंदर सिर्फ दो ही बचेंगे, एक जाइगोट और एक पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन के रूप में भी दिखा सकते हैं ऐसे, सिनगेमी वाई। तो कैसे, एक मेल गैमीट पहला एक सेल के साथ फ्यूज़ होगा, और उसको उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि 2n है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगेमी। दूसरी जो प्रोसेस इसमें वो है ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न में सेकंड जो मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल में n+n लिखा है, क्योंकि दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं वो, है ना, इसलिए n+n लिखा है पोलर न्यूक्लियाई। और ये तीनों न्यूक्लियस मिलकर बनाएंगे पेन बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर होगी उस सेल का नाम हो जाएगा पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। हिंदी में एंडोस्पर्म के लिए नाम आता है भ्रूणपोष, यानी जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो का पोषण है इसमें। जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसके लिए नाम था भ्रूणकोष। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रूणकोष, भ्रूणपोष। ठीक है, एम्ब्रियो सैक और ये एंडोस्पर्म। तो दो बार ये हुआ है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस हुई, एक तो सिनगेमी जिसके जो रिज़ल्ट है उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जाइगोट, और दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न को ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोला, त्रिसंलयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन न्यूक्लियस इसमें आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिर से एक और डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि ये पूरा एम्ब्रियो सैक, जिसको अभी हमने हिंदी में लिखा था भ्रूण कोष। ठीक है, एक सिनर्जिड पहले डिस्ट्रॉय, एक सिनर्जिड के अंदर ये सिनर्जिड जो नष्ट हो रही है उसके अंदर ये पोलन ट्यूब आई है ना। पोलन ट्यूब के अंदर दो स्पर्म यानी दो मेल गैमिट्स, एक मेल गैमिट का न्यूक्लियस फ्यूज़न कर रहा है एग से, इसके परिणाम स्वरूप क्या बना, जाइगोट, और दूसरा मेल न्यूक्लियस डाल रहा है पोलर न्यूक्लियाई के पास में। पोलर न्यूक्लियाई में 2n थे, दो न्यूक्लियस थे, तीन न्यूक्लियस मिलकर क्या बन गए, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो एंटीपोडल्स थे ये डीजनरेट हो रहे हैं, एंटीपोडल्स डीजनरेट हो रहे हैं। ये पूरी जो सेल बची, जो जिसको सेंट्रल सेल बोल रहे थे, उसका नाम हो गया PEC, सेंट्रल सेल का नाम हो गया PEC। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका नाम है PEN, और एक क्या बचा, जाइगोट। जाइगोट बाद में डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो का जो न्यूट्रिशन है वो कौन बनाएगा, PEC।
उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एक प्रकार से एम्ब्रियो जो है वो बनेगा माइक्रोपाइलर रीजन में, और उस एम्ब्रियो का जो न्यूट्रिशन है वो पूरी जो सेंट्रल सेल थी पहले, उसका अब नाम क्या हो गया, एंडोस्पर्म। उस एंडोस्पर्म के अंदर एक प्रकार से अपने भोजन के अंदर तैरता रहता है जो एम्ब्रियो है, और उसको यहाँ से पोषण मिलता रहता है चारों ओर। ये एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस है बहुत सारे। ये कैसे बनेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन तक हमारा टॉपिक हुआ है। इसी में एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक और है जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, कृत्रिम संकरण। जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, पादप प्रजनक पादपों की नस्ल सुधारते हैं, उनकी किस्म सुधारते हैं, नई नई वैरायटीज़ डेवलप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, किन्हीं चयनित प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट है, जैसे मान लो बाजरे का एक पौधा ऐसा है जिसमें दाने तो खूब अच्छे लगते हैं, बीज तो खूब होते हैं, लेकिन कोई XYZ डिजीज़ हो जाती है उसमें। और बाजरे की एक दूसरी वैरायटी ऐसी है या दूसरी स्पीसीज़ ऐसी है जिनमें उतने अच्छे बीज तो नहीं होते हैं, लेकिन उनमें वो XYZ डिजीज उसमें नहीं होती, उसके प्रति उसमें इम्यूनिटी है। तो अब यदि वो वैज्ञानिक चाहते हैं कि इन दोनों के लक्षण, एक ऐसी स्पीसीज़ बन जाए या एक ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाए बाजरे की जिसमें दोनों कैरेक्टर्स आ जाए, कि उसकी उपज भी अच्छी हो और साथ में उसमें वो जो डिजीज़ है वो डिजीज़ भी नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक अपनाई जाती है। और उस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में से और ऐसे ही हम लोग जब मेंडल के लॉज वगैरह पढ़ेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, तब भी हम लोग देखेंगे कि इन हाइब्रिडाइजेशन में या इन संकरण में दो प्लांट्स काम में लेंगे, उनमें से एक प्लांट को मेल प्लांट माना जाएगा जिसके पोलन ग्रेन काम में लेना है, और दूसरे प्लांट को फीमेल प्लांट माना जाएगा और उसके पिस्टिल को काम में लेना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें स्टामेन और पिस्टिल दोनों ही हैं, कार्पल और स्टामेन दोनों हैं, है ना। तो उनमें कभी भी स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। और हमारा जो उद्देश्य है उसमें हम चाहते हैं कि जिसको हमने मेल प्लांट माना है उसी के ही पोलन ग्रेन वहाँ तक पहुँचे। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स में, है ना, कोई अनडिज़ायर्ड पॉलिनेशन को रोकने के लिए, अनडिज़ायर्ड पॉलिनेशन हिंदी में कहें कि ऐसा परागण जो हमारे लिए वांछित नहीं है, हम नहीं चाहते हैं ऐसा पॉलिनेशन हो, उससे बचने के लिए हम क्या चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लांट के ही हम पोलन ग्रेन कलेक्ट करें और उसको छिड़कें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जिसको हमने फीमेल पेरेंट माना है, जिसको हमने फीमेल प्लांट के रूप में हमने चूज़ किया है, उनके फ्लावर्स के जो स्टामेन्स है उनको नष्ट करना होगा, उनको काट कर या फोर्स से उखाड़ कर या किसी भी अन्य मेथड से उन स्टामेन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विपुंसन। तो विपुंसन का मतलब हो गया कि कृत्रिम संकरण प्रयोगों के दौरान या संकरण प्रयोगों के दौरान उभयलिंगी पुष्पों को यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को अवांछित यानी नॉन डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन से बचाने के लिए उन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के स्टामेन्स को मैच्योर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो उन उभयलिंगी पुष्पों को अवांछित परागकणों से बचाने के लिए उनके पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही नष्ट कर देना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है।
ठीक है, इसको एक ये डायग्राम से देखते हैं। ये कर रहे हैं, मटर के फूल दिख रहे हैं और इस कैंची की सहायता से ये इसके एंथर वाले पोर्शन को काट रहा है या उसके नीचे से काट रहा है ना। तो ये एक प्रकार से विपुंसन है। अब इस फ्लावर को बचा दिया हमने किसके, इसके खुद के पोलन ग्रेन से बचा दिया कि वो स्टामन मैच्योर होते, उनके एंथर के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होते, फिर वो पोलन ग्रेन रिलीज़ होते, उससे पहले उनको काट दिया। तो इसका मतलब ये फ्लावर अब सेल पोलिनेशन से तो बच गया, ऑटोगेमी से तो बच गया, लेकिन यहाँ से आ सकता है जीटोनोगेमी हो सकता है, कोई तितली कोई मधुमक्खी उड़कर दूसरे का लेके आ सकती है पोलन ग्रेन, है ना। तो ऐसे इमेस्कुलेटेड फ्लावर, अब ये इमेस्कुलेटेड फ्लावर या विपुंसित पुष्प हो गया, विपुंसित पुष्प, इसको बचाना है किससे, बाहर से कोई दूसरा नहीं आ जाए, तो इसके ऊपर कोई पॉलीथीन से ढक देते हैं, प्राय बटर पेपर से या किसी अन्य पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं। उसके लिए बोलते हैं बैगिंग। ये इसको थैली से ढक दिया, बैगिंग। इसके लिए एनसीईआरटी की किताब में बैगिंग के लिए शब्द दिया है बोरा वस्त्रावरण, यानी हम लोग बैगिंग ही याद रखेंगे, बैगिंग हो गया। तो पहले इमेस्कुलेशन फिर बैगिंग। इमेस्कुलेशन क्यों, खुद के परागकणों से बचाना इसको, ठीक है। और बैगिंग क्यों, दूसरे फूल के परागकणों से बचाना है, कोई हवा से आ सकता है, कोई दूसरे जानवर ला सकता है। अब क्या करेंगे, जिसको हमने मेल प्लांट के या मेल पेरेंट के रूप में जिसको हमने चूज़ किया है, उसमें जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज़ होंगे तब उनके पोलन ग्रेन को वो एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इसकी थैली को हटाते हैं, इसके पिस्टल के ऊपर उसको पोलन ग्रेन को डालते हैं ब्रश वगैरह की सहायता से, ठीक है। फिर वापस बैगिंग कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए बैग खोलते हैं और उसके अंदर पोलन ग्रेन उसके ऊपर छिड़क देते हैं इसके स्टिग्मा पर, और फिर वापस इसको बैग को लगा दिया जाता है। अब इसके अंदर जो फली लगेगी, पॉड या मटर जैसे है तो मटर की फली लगेगी, वो इसके अंदर ही होगी। और वो वैज्ञानिक सुनिश्चित हो जाते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे उन बीजों के अंदर वो किसके आएंगे, जिन दो प्लांट्स को हमने चूज़ किया है। एक तो ये खुद जिसको फीमेल प्लांट के रूप में हमने पेरेंट के रूप में चूज़ किया है, और दूसरे किसके कैरेक्टर आएंगे, जिसके पोलन ग्रेन हमने इसके अंदर छिड़के। तो ये सब के सब कृत्रिम संकरण के दौरान, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान करते हैं। तो ये एक टॉपिक भी बीच में था। तो एक प्रकार से हमारा चैप्टर का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग कि जो जाइगोट बना है उस जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनेगा उसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, जो द्विबीजपत्री एक बीजपत्री के एम्ब्रियोज़ है उनकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। और जो पेक बना था PEC, वो एंडोस्पर्म कैसे बनाएगा वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में जो सीड है उसकी थोड़ी बहुत हम लोग व्याख्या करेंगे। ज़्यादातर हमने 11th क्लास में जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था 5th चैप्टर, उसमें हमने उसको देख लिया। ऐसे ही फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये सुडोकार्प, ट्रू फ्रूट, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। और 2 वीडियोज़ और बनेंगे, तब जाकर ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। बहुत बहुत आभार। अध्ययन करते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ हमेशा धोते रहें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि विद्यालय जल्द से जल्द खुले ताकि आप क्लासरूम में किसी अच्छे टीचर से आप पढ़ सकें। तब तक आप मुझसे काम चलाइए, कोशिश कीजिए पढ़ने का। धन्यवाद।